सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड सिलेबस को लेकर के कि चयन परीक्षा का सिलेबस क्या हो सकता है। अनुमानित हम पाठ्यक्रम को लेकर के चलेंगे और जो आज मैं पाठ्यक्रम आपको बताने वाला हूँ चयन परीक्षा से लगभग 90% मैच करेगा आपका मतलब ये मान लीजिएगा 90% आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। 10% में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और मैक्सिमम चीज़ें ये आपकी यही रहेंगी। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा चयन परीक्षा का तो हम उस वाले जो न्यू सिलेबस रहेगा विस्तृत अध्ययन उसका भी हम बाद में कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी सवाल ये बनता है कि अभी हम किस पाठ्यक्रम को फॉलो करें, किस चीज़ को पर फोकस करें कि हमारी तैयारी अभी अच्छी हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये मुझसे बार बार पूछा गया है कि सर ये बताइए कि अभी हम क्या पढ़ें। तो जो हमारा पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसी पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट पे एक्स्ट्रा जाएंगे अंदर तक ताकि आपका क्लियर हो जाए कि चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा में कितना गहरा संबंध है। तो चलिए पाठ्यक्रम पे चलते हैं और चीज़ों को एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपने अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सक्सेस क्लासेस, अमित धाकड़ नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आपको वर्ग 1, 2, 3 मतलब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं नोटिफिकेशन के संबंध में, तैयारी के संबंध में। जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ पर टाइम पर मिलती रहती हैं और मोटिवेशन भी मिलता है, तो आप इससे ज़रूर जुड़िएगा। चलिए तो पीडीएफ की ओर चलते हैं। हम जो पहले हम सभी विषयों पे बात करेंगे, जो भी आपके मुख्य 6 विषय हैं उर्दू को छोड़ करके सभी के सिलेबस पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। जो भी विषय आपका है आप उसको देखिएगा, आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम गणित का देखने वाले हैं, फिर हम अन्य विषयों का भी देखेंगे। गणित विषय में देखिएगा पात्रता परीक्षा में आपको क्या क्या दिया गया था कि संख्या पद्धति आपको दी गई थी। आपने इसके बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहली बात, आपका नंबर सिस्टम तो कहीं नहीं जाने वाला भाई। नंबर सिस्टम आपका आएगा, डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। तो एक टॉपिक आपका ये नंबर सिस्टम हो गया है। नंबर सिस्टम आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका आने ही वाला है। और एक और बात सभी विषयों के लिए भाई, एनसीईआरटी के जितने मतलब 10th तक जो टॉपिक दिए गए हैं किसी भी विषय में, वो तो आपको करने ही करने हैं क्योंकि वो तो आपके पूछे ही जाएंगे। क्योंकि वर्ग 2 में आप मिडिल क्लास को पढ़ाते हैं, तो क्लास जो आपका सिलेबस रहता है वो 10वीं तक के पाठ्यक्रम से प्रभावित रहता है। तो चलिए, ये हमने देखा कि नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। आप यूट्यूब की मदद लें, आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप वहाँ से मदद लें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है एमसीक्यू की। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे चैप्टर्स ना जुड़े हुए होते हैं। ये नंबर सिस्टम में आपके ये सारे टॉपिक आ गए, घातांक, परिमेय संख्याएं, बहुपद एवं परिमेय व्यंजक भी आपका इन्होंने इसी में दिया गया है। तो ये पॉलिनोमियल्स वाला आपको अच्छे से कर लेना है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस बहुपद से देखने को मिले थे और नंबर सिस्टम में ही वो आयु वाले प्रश्न आ गए थे, नंबर सिस्टम से ही जुड़े थे। अब अलजेब्रा आपका आ जाता है, बीजगणित आपका आ जाता है, बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएँ। तो ये आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से कर लेना है। इसमें अलजेब्रा में देखो ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया, जैसे कि वो फार्मूलाज कुछ नहीं होते, आपने देखे होंगे a+b का होल क्यूब या a² - b², इस तरीके के बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। और x + 1/x की वैल्यू 2 दी है तो x² + 1/x² की वैल्यू आप फाइंड करिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। अनुपात आपका निश्चित तौर पे आएगा, समानुपात, एक नियम तो आपका हर एग्ज़ाम में आता है। परसेंटेज आपको करना है, व्युत्क्रमानुपाती, ये तो आपका अनुपात में चला जाएगा, ये आपके आराम से हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब आपके जो साधारण ब्याज नहीं दिया है आपको करना है। मतलब ये नहीं कि कुछ टॉपिक जो बेसिक होते हैं आपको लगता है कि यार चक्रवृद्धि ब्याज तो हम से पहले हमारा साधारण ब्याज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हमसे चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से बन पाएगा। तो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि साधारण ब्याज करना पड़ेगा भाई, ये करना पड़ेगा तभी जाके हम चक्रवृद्धि ब्याज पे जा पाएंगे। तो ये लिखा नहीं है लेकिन इससे प्रश्न आगे चल के बन सकते हैं। अनुपात समानुपात हमने देखा,
इंस्टॉलमेंट होती हैं, किस्त वगैरह, लघुगणक इस बार नहीं आया है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, ये चीज़ है। एक चर राशि का घातीय समीकरण, इससे भी बहुत सारे प्रश्न इस बार बने थे। और रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, ये आप ज़रूर करिएगा, ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये तो आपको जियोमेट्री अच्छे से करना है। आपको जियोमेट्री में जो जो टॉपिक आपके दिए गए हैं, जैसे कि जो बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स होते हैं वो तो आपको करने ही हैं जियोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री आपको ट्रायंगल करना है, एंगल करना है, सममिति करना है, आपको सिमेट्री, सर्किल करना है, आपको समरूप त्रिभुज, तीनों प्रकार के आपको त्रिभुज करने हैं। जितने भी प्रकार के, भले ही समरूप लिखा हो ओनली, लेकिन जितने भी प्रकार के बन सकते हैं आपको सभी प्रकार के त्रिभुज करने हैं। क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना त्रिभुज के गुणधर्म, यहाँ भले ही उन्होंने समरूप पे ज़्यादा फोकस कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो त्रिभुज पे बात करी है। त्रिकोणमिति आपकी ट्रिग्नोमेट्री इस बार पूछी नहीं गई है, बहुत पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको ये अच्छे से कर लेना है। क्या पता कि भाई चयन में बहुत ज़्यादा पूछी जाए। रचनाएं आप त्रिभुज चतुर्भुज की रचना, ये आप एनसीईआरटी लेवल पे आप देख पाते हो, मिल जाती हैं। ये क्षेत्रमिति में ये आपको ये सारे टॉपिक्स करने हैं। आयत वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं। और इन्होंने क्षेत्रमिति के साथ ही क्या किया कि वृत्त का क्षेत्रफल के बाद द्विघात समीकरण, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, समांतर श्रेणियां होती हैं, ये भी आपको यहाँ पर करना है अच्छे से। और इसके बाद सांख्यिकी की बात करें हम, ये दंड आलेख, आयत चित्र हो गए, माध्यमादिका, बहुलक, ये 9th और 10th लेवल का कंटेंट है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि भाई ये विज्ञान को अभी हम करें या नहीं। विज्ञान आपको नहीं करना है। पात्रता परीक्षा में विज्ञान एक या 2 नंबर की एक्सेप्ट मुश्किल से पूछी गई है, तो फ़िलहाल आपको नहीं करना है। पूरे चांसेस बन रहे हैं कि इसको वो इंक्लूड अब मैथ वाले उसमें नहीं करेंगे, और ना करें वही बेटर रहेगा। यदि करें तो फिर नंबर उसके क्वेश्चंस पूछे जाएं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसे यहाँ पर देने का चयन में कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसे आप अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी ना देखें। ठीक, तो इतने टॉपिक आपके जो मैथ में बन रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव लेवल का जो मैथ होता है, लगभग आप उसको देख के कर सकते हैं भाई पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या हो सकता है वो। ठीक है, आपने पात्रता परीक्षा दी है तो वहाँ से आपको पता चला है। लगभग चयन का भी कुछ वैसा रहेगा, थोड़ा सा बस आपको स्पीड वगैरह मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस वगैरह आपको इस बार ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये आपको पेडागोजी तो बिल्कुल नहीं करनी है अभी, तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं देखनी है। विज्ञान की बात करें, विज्ञान पे देखो भाई एनसीईआरटी तो आपकी मस्ट है 12वीं तक की। ठीक है, 12वीं तक की कौन सी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही, ऐसा नहीं कि 11वीं 12वीं की पूरी एनसीईआरटी आपको कवर कर देना, नहीं। एनसीईआरटी तो करना ही करना है आपको अच्छे से। और मैं एक एग्जाम्पलर आपको कई बार बता चुका हूँ, एग्जाम्पलर एक बुक आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है एक्चुअल में। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है, तो आप इसको ज़रूर लगाइएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए रहते हैं, और साथ ही साथ आप विज्ञान में और यूट्यूब पर चैनल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे ब्रेन मैग्नेट है, ब्रेन मैग्नेट, इसने बहुत ही बेसिक से एनसीईआरटी कवर करवा रखी है, बहुत ही डिटेल में गए हैं। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप जिससे आपको पढ़ना पसंद हो आप वहाँ से करिएगा। ब्रह्मांड आपका यूनिवर्स हो गया, आप इसे मैंने पहले ही बताया था कि आप इसे जियोग्राफ़ी से कर सकते हो, जियोग्राफ़ी का पार्ट है, वैसे तो ये साइंस में भी आ जाता है। तो आप इसको, जो लुसेंट आती है जीके वाली, उसमें बहुत ही अच्छे से ब्रह्मांड दिया गया है, आप वहाँ से करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा। मापन हो गया, मेज़रमेंट हो गया, जो आपका क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, द्रव्यमान, मास, ये पदार्थ की अवस्थाएं, जो मैटर हो गया उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको करनी है, उसकी सेपरेशन मेथड आपको करनी है। धातु, मेटल, नॉन मेटल, अणु, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब ये यौगिक मिश्रण आ गया, आपका केमिकल सिंबल्स हो गया, सूत्र एवं समीकरण, एसिड एंड बेस हो गया, सॉल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये तो भाई बेसिक चीज़ें हैं। आप 6वीं से लेकर के 12वीं तक पर आप कमांड बना लेंगे एनसीईआरटी पे, तो मुझे नहीं लगता कि और पुस्तकों का अध्ययन करने की फिर ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आप लुसेंट वगैरह चाहें तो आप फैक्ट के लिए देख सकते हो, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें दी रहती हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है, याद करना रहता है। बहुत ही कम समय में लुसेंट हो जाएगी, तो आप एक बार इसको ज़रूर करना।
और सजीव जगत हो गया आपका ये, तो आप इसको भी देखिएगा। बहुत ये आपका 9th और 10th में मिल जाता है, लेकिन 11th और 12th में आप देखेंगे तो थोड़ा सा डीप में आपको देखने को मिलेगा। ये फिजिक्स वाला पोर्शन देखो भाई, फोर्स हो गया, मोशन हो गया, प्रेशर हो गया, बल, गति एवं दाब, कार्य ऊर्जा हो गया, वर्क एंड एनर्जी एंड मशीन, ये आप कर लेना भाई। ये NCERT वगैरह में नहीं मिल पाता है मशीन वाला टॉपिक, भले ही इससे क्वेश्चंस इस बार शायद नहीं आए हैं। मतलब सिलेबस में यदि कुछ मतलब कोई सा भी टॉपिक दिया गया है तो आपको करना है, ठीक है। टेम्परेचर, ये ताप एवं ऊष्मा, ये आप 11वीं 12वीं में थोड़ा सा और बेटर और अच्छे लेवल पे देख पाएंगे। ये आपका आ गया भाई भौतिक रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेस होते हैं, हाइड्रोकार्बन आपका हो गया, मतलब कार्बन संबंधित आपका ये आ गया। अब जैसे कि प्रकाश, ध्वनि, ये आपका 9th और 10th में आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। वस्तु में कैसे काम करती हैं, चुंबक, मैग्नेट हो गया, विद्युत हो गया, विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन, ये आपको अच्छे से, इनको तो थोड़ा सा आपको और डीप में जाना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन प्रबंधन और पर्यावरण पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये 11वीं 12वीं में थोड़ा सा ज़्यादा डीप में आपको मिल जाएगा पर्यावरण। और पर्यावरण के लिए आप लुसेंट भी फॉलो करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ये चीज़ें। और अभी पेडागोजी पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जब मुख्य सिलेबस आएगा उसमें दिया होगा तो ही आपको करना, अदरवाइज़ आपको नहीं करना। अब देखिए सामाजिक विज्ञान की बात कर लें। सामाजिक विज्ञान में आप सबसे पहले तो भाई बेसिक के लिए आप NCERT ही करेंगे। NCERT आपको बेसिक के लिए करना है, और NCERT में के बाद आप देखिए लुसेंट से क्या होगा आपका, लुसेंट से जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपको एक प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। समझने वाली चीज़ें आपकी यहाँ से हो गई, याद करने वाली चीज़ें आपकी लुसेंट कवर कर देगी। लुसेंट कर लो, या अरिहंत की बुक आती है आप उससे कर लो, GK की आती है अरिहंत की, एक किरण की भी आती है, लेकिन लुसेंट बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करनी है तो मैंने पहले बताया हुआ है महेश कुमार वर्णवाल। महेश कुमार वर्णवाल की पुस्तकें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली, और जो NCERT का सार संग्रह वन लाइनर में दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, महेश कुमार वर्णवाल। तो इनको आप फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत ही हेल्प करेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत है। इतिहास देखते हैं हम। इतिहास जानने के स्रोत हो गए भाई, कौन कौन से स्रोत होते हैं। आदि मानव का विकास हो गया, पाषाण काल, हड़प्पा वैदिक, मतलब हड़प्पा सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, ये आपको अच्छा करना पड़ेगा। नहीं, इतिहास में आपको डीप में अंदर जाना पड़ेगा। जैन एवं बौद्ध धर्म आपको अच्छे से करना है। मौर्य दिया है, गुप्त हर्ष। देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि सिलेबस में जो दिया गया है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वहाँ से पूछी जाए, निश्चित नहीं है ये, लेकिन पूछा लगभग यहीं से जाता है। तो आपको ना हर एक चीज़ को कवर करके चलना, ये नहीं कि यार ये टॉपिक छोड़ दो नहीं आएगा। यदि जैसे कि मान लीजिए पात्रता परीक्षा आपने दी है, कोई सा टॉपिक नहीं आया, सिंधु घाटी सभ्यता या जैन या बौद्ध से आपकी शिफ्ट में प्रश्न नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे अब आप देखो ही मत, आप पढ़ो ही मत क्योंकि आया ही नहीं। चयन में आप ऐसी गलती मत करना बिल्कुल भी। विदेशों से संपर्क व भारत के संबंध क्या रहे हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन पर उसका प्रभाव क्या रहा। अब यहाँ पे देखो भाई मध्यस्थ का, ये आपका हिस्ट्री हो गया है आपका, आप अच्छे से देख लेना है इसको। हिस्ट्री में तीनों आपके पार्ट आ जाएंगे। इतिहास जानने के संगीत हो गए, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत हो गया, इसमें जितने भी आपके आ जाएँ, खिलजी वंश, तुगलक, लोदी वंश के संदर्भ में, सल्तनत कालीन सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति क्या है। मुग़ल काल का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, तो यानी मुग़ल जो भी है आपका मुग़ल काल आपको बहुत ही डीप में आपको पढ़ लेना, हर एक परिप्रेक्ष्य से आपको अध्ययन करना है। सामाजिक आर्थिक धार्मिक दृष्टि सभी से आपको, संगीत चित्रकला सभी दृष्टि से आपको करना है। उसका पतन कैसे हुआ मुग़ल काल का, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, मराठा व सिख शक्ति का उदय। और भारत में यूरोपीय, अब ये आपका प्राचीन मान लो, ये मध्य हो गया, ये आपका आधुनिक हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां आई थीं वो आपको अच्छे से देखना है डीप में जाके, क्या संघर्ष हुई, सारी चीज़ें। उसके बाद आप 1857 का देखोगे अच्छे से। पुनर्जागरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये स्वतंत्रता धार्मिक जो आंदोलन हुए हैं वो भी आपको देख लेने हैं।
उदारवाद, अनुदारवाद आंदोलन जो हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भी जितने भी आंदोलन हुए हैं आधुनिक काल में, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। विभाजन हुआ आंदोलन में, मध्य प्रदेश का योगदान आपको थोड़ा सा ज़रूर देख लेना है भाई, ये एक मतलब अलग चीज़ है। इसके बाद स्वतंत्र उत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं क्या हैं? कामोर समस्या, ये 1962 का युद्ध हो गया। 1971 का भारत पाक युद्ध। आपातकाल कब कब लगे? भारत का अधिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। अब नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो परिवार, समाज हो गया, समुदाय, राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज वगैरह आपका इसमें आ जाएगा, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। भारतीय संविधान विशेषताएं, नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, बाल एवं मानवाधिकार आयोग, मतलब ये जितने भी ये आपका पॉलिटी चल रहा है यहाँ से आपका, तो ये जितने सारे टॉपिक दिए हैं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य हो गए, बाल एवं मानवाधिकार, एक सेकेंड, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी हैं। बहुत मतलब पॉलिटी आपको अच्छे से करनी है। प्रजातंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ, ये आपको PDF टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप वर्ग 2 करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। मैंने अपलोड करी थी, दिसंबर माह में अपलोड करी थी, तो आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी। भूगोल वगैरह आपको करना अच्छे से कर लेना है। और भी जो टॉपिक हैं आप देख सकते हो, ये ज्योग्राफी में आपको सारे टॉपिक करने हैं। अर्थशास्त्र भी आपका यहाँ पर दिया गया है। ये जो भी यहाँ पे आपके मूल टॉपिक बन रहे हैं, यहाँ पे देखो भाई, जलमंडल, ये आपका मतलब ये मान लो कि जियोग्राफी लगभग आपकी पूरी यहाँ से कब देखो। अब टॉपिक उन्होंने ना एक लाइन में ही बहुत कुछ दे दिया। मृदा दे दिया तो आपको मृदा के बारे में बहुत डीप में करना पड़ेगा, खनिज के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी। अर्थशास्त्र के बारे में आपको ये देखना पड़ेगा। तो और अभी आप पेडागोजी पे ध्यान मत दो। और ये पंचायती जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, वो आपकी अर्थशास्त्र में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। उपभोक्ता संरक्षण, खाद्यान्न सुरक्षा, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। हिंदी में देखो भाई, हिंदी में मैं सिंपल सी बात करूं, मैं आपसे ग्रामर की बात कर रहा हूं। ग्रामर आपको अच्छे से कर लेना है, आप लुसेंट को फॉलो करना है, आप लुसेंट को करिए। और इसमें ग्रामर तो चलो आप पता ही है। इसमें मेन चीज़ हम हिंदी में बात करें तो आपको साहित्य पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि चीज़ें याद करनी रहती हैं तो उनमें प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जैसे दिया गया है हिंदी काव्य में पद्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेंगी। ये जो आपके आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद है, रहस्यवाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो इन्हें आप हिंदी साहित्य को आप बहुत ही अच्छे से करिएगा, ताकि वहाँ पर दिक्कत और कुछ 2-3 चीज़ें और यहाँ पर आपकी आ जाती हैं, उन्हें भी आप अच्छे से करिएगा। ठीक, ये आपका जैसे कि ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, इनके बारे में आप डीप में, प्रबंध का, मुक्त काव्य, मतलब और जो चीज़ें छंद यहाँ दिए हैं अभी फ़िलहाल तो आप उनको कर लें। जब मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस आएगा, मुख्य सिलेबस आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग करना। लेकिन आप इन पे आप कमांड बनाओ, लगभग 90% सिलेबस यही रहने वाला है भाई। ग्रामर पूरी यहाँ पे आ गई, ग्रामर दे दी और साहित्य दे दिया, और इसके अलावा क्या ही देंगे वो लोग। थोड़ा सा बस इसी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव कर देंगे कि थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डीप में आ जाएगा, कुछ 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश का तो सिंपल सा फंडा है कि आपको ग्रामर और बुकैब पे ज़्यादा ध्यान देना है। खासकर बुकैब इस बार आपको इग्नोर नहीं करना कि यार रहने दो बुकैब, क्या पता कि भैया 15-20 नंबर केवल बुकैब आ जाए, सिलेक्शन के काफ़ी हद तक यही ले जाए या सिलेक्शन से बाहर बुकैब कर दे। तो बुकैब के लिए जो बुक्स आपको बताई गई हैं आप उनको करिएगा। ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की बुक देख सकते हैं। यदि लुसेंट तो लुसेंट में तो दोनों चीज़ें आपकी, सॉरी अरिहंत की बुक है तो अरिहंत में तो दोनों चीज़ें कवर हो जाती, लुसेंट में भी दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। बुकैब के लिए एक ब्लैक बुक आती है SSC वाली, बहुत ही अच्छी बुक है। आप बुकैब के लिए तो आपको SSC लेवल पे ही जाना है, तो वहाँ से बहुत ही अच्छी आपकी बुकैब हो जाएगी। तो ये जो ग्रामर आपकी बेसिक दी है, अपोजिट, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस हो गए, ठीक है, प्रोवर्ब्स हो गई, वर्ड फॉर्मेशन, टेंस, आर्टिकल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी।
और ये लेटर्स वगैरह आपको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेना है। अभी फ़िलहाल अभी आप इनको अभी तो मत करना, जब नोटिफिकेशन फाइनल आ जाएगा, सिलेबस आ जाएगा, इनको तब करना। लेकिन आप ग्रामर और बुकैप पे तो अभी से आप कमांड बनाना चालू कर दीजिए। संस्कृत भाषा में भी ग्रामर आप इसमें एनसीईआरटी में जो मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी के चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दी रहती हैं आप उनको करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और जो शिवलाल की गाइड आती है 9वीं और 10वीं वाली, उनको आप करेंगे तो उनमें पीछे लगभग 50% जो आखिरी का रहता है ना, उसमें ग्रामर ओनली ग्रामर दी रहती है और बहुत डीप में रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। यदि आप उस ग्रामर को कर लेते हैं तो संस्कृत की ग्रामर तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसमें जो जो शब्द रूप दिए गए हैं वही करिएगा, जो धातु रूप है वही करिएगा, जो आपके लकार हैं 5 वही करिएगा। पूरे लकार मतलब पूरा बहुत ज़्यादा वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार और भी देखेंगे, ठीक। जितने दिए हैं उतने ही करना। संधि समास वगैरह आपके हो गए हैं यहाँ पे, समास प्रत्यय, ये अव्यय हो गए, ये सारी चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ है, इन पे आपको बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लेना है। संस्कृत निबंध लेखन और पत्र प्रार्थना, देखो वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय लिखा है, लेकिन थोड़ा आपको डीप में जाना है इसमें। रामायण महाभारत का सामान्य परिचय थोड़ा सा डीप में। भास, कालिदास, शुद्रक, भवभूति की कृतियाँ का परिचयात्मक ज्ञान। देखिए संस्कृत के प्रतिनिधि काव्यों का परिचय ब्रैकेट में तो ये दिए हैं, लेकिन इनके अलावा और भी यदि हैं तो आपको उनको भी देख लेना है। आपको लगता है कि यार इनसे भी प्रश्न बन सकता है तो उनको भी आपको देख लेना है, वो काव्य भी आपको देख लेना है। कारक विभक्ति तो आपको अच्छे से करना है। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद ट्रांसलेशन आपका आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। और उर्दू का ये आप देख सकते हो। तो ये हमने सिलेबस देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो गई होंगी। आपको सभी विषयों की बात करें तो भैया देखो भाई, एनसीईआरटी जहाँ जहाँ आवश्यक है, जिस विषय में मैंने बहुत जोर दिया है वहाँ तो आपको इस पर करना ही करना है। और जो भी पुस्तकें मैंने अभी चलते चलते आपको बताए हैं आप उनको कर सकते हैं। आप किसी टीचर की पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, आप उनकी क्लासेस ले रहे हैं, तो आप वहाँ से भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यही लगभग यही वाला सिलेबस आपका मुख्य परीक्षा का भी रहने वाला है। काफ़ी हद तक 90% आपको समानताएं देखने को मिल जाएंगी। ये भी क्या है कि ये वाला जो सिलेबस है वो भी 10th लेवल का ही तो है, 10th लेवल तक का है। जो तो चयन परीक्षा का भी जो आएगा वो 10th लेवल तक का ही आएगा। थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, वो आप तब कर लेना। लेकिन अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से आप करते रहो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो है। काफ़ी सारे विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इस बार कैसे भी करके आप एक छोटी सी ही सही आप एक जॉब लीजिए, तो फिर आप अपना काम आगे अच्छे से कर पाएंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। क्या आपने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम वहाँ मिलती रहती हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। और साथ ही जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।